हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम लोग ये चैप्टर क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मतलब इससे आपको एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलना तो फिक्स है, लेकिन अब बात होती है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब आप बोर्ड एग्जाम के पेपर को अटेंड करने जा रहे हैं। तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात, आपको यहाँ आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जरूर मिलेगा और यहां पर आपको वर्नर थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अभी हम सिखाएंगे। दूसरी बात, आपको यहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का कैसे यूज करना और किन किन जगह पे यूज करना है, तो ये भी बात आज हम इसी में सिखाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिक डिफरेंस हमें कैसे देखना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहाँ यूज हो रहा है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको यहाँ से 5 to 7 मार्क्स इस चैप्टर से मिलता है। इनऑर्गेनिक का ये मेजर पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलो भाई आगे आते हैं। तो हम लोग पहले बेसिक बात आ गए हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या क्या चीजें हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, क्या चीजें हमें देखना है। तो आप देखिए ऐसा होता है, आप अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कहीं हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हैं, कहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल रहे हैं, कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब एक ही बात है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले आप अगर साल्ट के बारे में थोड़ा सा सोचें कि साल्ट क्या है, तो आपने देखा होगा साल्ट आपको 3 टाइप्स से देखा होगा। आपने सिंपल साल्ट देखा होगा, डबल साल्ट देखा होगा और फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट देखा होगा। तो वहीं से हम लोग बोल रहे हैं। तो पहले आप सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो आपको सिंपल साल्ट। अब सिंपल साल्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल साल्ट में जैसे आपने नॉर्मल एसिड और बेस ले लिया और उसका रिएक्शन कराया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे हमने कह दिया भाई MgCl2, तो ये MgCl2 क्या है, सिंपल साल्ट है। साल्ट में जब हम दूसरी बात करें तो साल्ट में डबल साल्ट भी हो सकता है। अब डबल साल्ट कैसे होता है, तो डबल साल्ट में क्या होता है, ये सिंपल साल्ट के ही कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, या कह दें कि वहां सिंपल साल्ट्स आपस में जो है क्रिस्टलाइज कर देते हैं। तो जैसे यहां हम लोग देखें KCl MgCl2.6H2, अब ये क्या है, ये आपका हाइड्रेटेड डबल साल्ट है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल सुना है भाई एलम का, जैसे हम लोग फिटकरी बोल रहे हैं, पोटास एलम बोल रहे हैं। क्या होता है, वो भी होता है भाई पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2, ये आपका क्या है, डबल साल्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि सर जी ये MgCl2 में आपने सिंपल साल्ट लिखा था, बिल्कुल सही बात है। और यहां आप पोटेशियम सल्फेट देखें तो ये सिंपल साल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट को देखें तो ये सिंपल साल्ट है। आपने इन दोनों साल्ट को एक साथ यूज किया है और यहाँ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल के क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो ये जो साल्ट आपका बन गया ये क्या है, डबल साल्ट है। तो बच्चों साल्ट में हम लोगों ने ये 2 चीजें देखी, कौन सा, एक सिंपल साल्ट और दूसरा डबल साल्ट। अब अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो ये जो थर्ड साल्ट हमारा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो थर्ड जो हमारे पास आता है बच्चे ये है कॉम्प्लेक्स साल्ट, और इसी के बारे में आज पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, इसी का रिवीजन करने वाले हैं। और जैसा मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो से जब आप देख रहे हो तो आप अपने स्टाइल में एक नोट्स प्रिपेयर करिए, शॉर्टकट बनाइए और फिर फटाफट उससे रिवीजन में आप देखते जाइए कि कैसे आप रिवाइज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है हमारे पास, थर्ड टाइप का साल्ट आ जाता है बच्चे। इसमें हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपको कुछ इस तरीके से, आपने स्ट्रक्चर देखा है, आपने वीडियो देख लिया है, सब कुछ जान रहे हैं, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। सपोज यहां पर ऐसे लिखा है NiCO4 और इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप यहां ले सकते हैं K3FeCN6, ये लिख दिया हमने, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इस तरीके से जब स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड आपको दिख जाए, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड को जब आप देख रहे हो तो आप समझ जाइए कि ये सॉल्ट कौन सा है भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो। अब अगर हम बात करें कंसेप्ट
कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या ऐसी बातें हमें समझनी है। तो बच्चों ये ब्रैकेट जो हमने लिखा है, इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए। इस ब्रैकेट में आपको क्या चीजें दिख रही, इस ब्रैकेट में आपको ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर पहले कुछ लिखा हुआ है। ये जो आपको ये वाला आयरन दिख रहा है, ये आयरन बेटा क्या है, ये सेंट्रल मेटल है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल। अब इस सेंट्रल मेटल से जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भाई, यहां पर CN ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो CN ग्रुप लगा हुआ, कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। ये CN ग्रुप बेसिकली है क्या, ये लिगेंड्स बोलते हैं। क्या लिखेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। अब आप देखिए ये जो 6 नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर से ये पता चलता है कि कितने एटम वहां पर सेंट्रल मेटल से अटैच है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या बताएगा कि कितने वहां पर डोनर एटम इससे अटैच है। अभी हम बताएंगे कि लिगेंड्स में आपने ये देखा 6 है, तो 6 में हमने क्या बताया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हो सकता है कि जो नंबर यहां लिखा हो वो कोऑर्डिनेशन नंबर आप टोटल ना बता पाए, क्योंकि लिगेंड्स कई तरीके के हो सकते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरीके से हो सकते हैं, मोनोडेंटेट भी हो सकता है। तो ये जो लिगेंड्स है वो मोनोडेंटेट है। इसका मतलब इसमें जो आप देख रहे हो तो डोनर एटम एक ही है। और ऐसे कितने डोनर एटम है, 6, क्योंकि कितने साइनाइड लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर तो 6 हो गया। ठीक है, मतलब जो भी एंटिटी यहां लिखी होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बात लिखी होगी बालक, ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझो 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 क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोल रहे हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या है बेटा, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आ रही बात समझ में। अब इस बाहर देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ। ये जो पोटेशियम है, इस पोटेशियम को, या कोई भी यहां पोटेशियम इधर लिखा है, हम करें उधर कोई एनायन लिखा होता, तो ये जो लिखा होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला एरिया, इसे हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब यही वो आपको पोर्शन इस पूरे कंपाउंड में दिखेगा, यही वो पार्ट दिखेगा जो आयोनाइज होगा, आयोनाइजेबल होगा। आयोनाइजेबल होगा तो इसके अलग होने से यहां पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज डेवलप होगा। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर की वजह से ही बच्चे क्या आ जाएगा, यहां पर कोई चार्ज डेवलप होगा इस पे और इस आयन पे। इसीलिए जब इसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है और आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। तो जब ये आयोनाइज होगा तो इसी को फिर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, काउंटर आयन। तो काउंटर आयंस कहां पे मिलेगा आपको, आयोनाइजेशन स्फीयर में। कहां मिल जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर में। अब देखिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा बेटा सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल से जो भी लगा होगा वो क्या होगा, लिगेंड्स होगा। और लिगेंड्स जितने लगे होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। किसी बच्चे के मन में आया कि सर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, हाँ बेटा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये कैसा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है। तो ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया ना, मजा आया ना। कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो देखिए कंसेप्ट में कितनी बातों को हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या क्या इस चैप्टर्स में बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप एक एक बात को समझ के चलिएगा। जैसे हमने यहाँ बता दिया साल्ट के बारे में, कि जो साल्ट है वो 3 तरीके से आप बेसिकली देख रहे हैं, सिंपल साल्ट और डबल सॉल्ट और फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने बताया सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो हमने बताया। अब इसी चीज को जरा हम फिर से आपको ये चीज यहां लिखते हैं दूसरी लैंग्वेज में। कोड वर्ड में देखिए ये लिखा हुआ है मेटल, और मेटल से ये क्या लगा हुआ है, एल क्या है, लिगेंड्स है, और एन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। समझ गए।
अब देखिए ये हो सकता है, हमने बताया कि अगर यहाँ पर कोई लिखा हुआ हो तो इधर साइड अगर लिखा होता है तो वो कैटायन होता, तो इसकी वजह से कुछ इस पे चार्ज आएगा, जब इसको आप आयोनाइज करोगे तो इस पे चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से चार्ज जब ये आएगा तो ये आयनाइज होकर कुछ आपको कैसा दिखेगा भाई, यहाँ पर कुछ भी चार्ज हो, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हमने कहा कि इसका भी कोई नंबर हो सकता है, ये हो सकता है CX हो, तो यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है बाहर, और हो सकता है ना भी हो, है ना। तो अगर यहाँ CX लिखा है और यहाँ भाई ये आपने क्या, आपने स्टार्टिंग से ही क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो भाई, आपने क्या पढ़ा, जैसे आप देखते हो लिखते हो Al2SO4 होल थ्राइस, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये आपने देखा कि Al पर जो भी एटम, ये जो नंबर लिखा है 2, वो चला जाएगा सल्फेट पे, तो सल्फेट पे चला गया क्या -2, और जो सल्फेट के ब्रैकेट में लिखा था वो आ गया Al पे। तो इस तरीके से आप आयन बना लेते हैं, ठीक है। अब अक्सर जब ऐसा कंपाउंड दिया जाता है तो बच्चों से गलती हो जाती है, इसीलिए मैं इसको बेसिक से लेके चल रहा हूं कि ये लिखा है CX MLN और इसके बाहर लिखा है Y। तो जब आप आयोनाइज करोगे तो C के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन देख लीजिए, कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं, तो C पर जो आया वो +Y आ गया, और इधर जो आयन बना वो आयन क्या बना भाई MLN, और इसके ऊपर क्या आ गया -X। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आयोनाइज कर लिया, क्लियर है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल में देखिए हमने यही ले लिया K4Fe और FeCN6 ले रहे हैं यहाँ पर, तो K4FeCN6, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, 1 लिखा है ना नीचे यहाँ, तो जब यहाँ 1 लिखा है तो मतलब 1 अब लिखते तो है नहीं, तो यहाँ K के ऊपर क्या चार्ज आएगा +1, और फिर आप यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है, तो ये 4 भाई, अब ये 4 कहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ क्या करेंगे आप FeCN6 -4, ओके है ना, ओके है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपने देखा तो इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है भाई 1, तो यहाँ 1 रहेगा, लेकिन पोटेशियम का कितना आयन है 4, तो बाद में हम लोग इसको वैलेंस करने के लिए, आयन काउंट करने के लिए उसका नंबर यहाँ लिख देंगे, और इसमें 1 ही था तो यहाँ 1 हो गया। तो ऐसे जैसे C का नंबर अगर आप देखें तो ये जो +Y चार्ज आया है वो तो इसकी वजह से आया है, लेकिन C का नंबर कितना है X, तो यहाँ हम धीरे से क्या लिख सकते हैं कि X नंबर कैटायन आपका बना। यहाँ क्या लिखा था Y, इसका मतलब यहाँ Y नंबर ऑफ, ये Y नंबर आपके पास क्या बन गया, एनायन बन गया। तो ऐसे क्या होता है, इसका यूज देखिए, अभी हम सिखा रहे हैं आपको, इसका यूज इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ जहां जहां यूज कर रहे हैं, नीट में, जेई में, बोर्ड में, हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं, और जब ये आप आयोनाइज करने का कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आपकी टेंशन बिल्कुल तुरंत वो खत्म हो गई, फिर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पे। तो अब आप देखिए ये आपके पास जो भी बाहर लिखा है हमने अभी समझा दिया था, ये क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, ये है क्या मेटल है, और मेटल के अंदर क्या है, ये मेटल के साथ क्या लगा हुआ है लिगेंड्स, और लिगेंड्स जितने नंबर में लगा होता है वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बोले कैसे, तो इसको जरा देखो ध्यान से, ये हमने मेटल लिया एक तरीके से सेंट्रल मेटल, सपोज यहाँ लिगेंड्स 6 होते, कितने होते 6 होते, मतलब हम यहाँ लिख दें ऐसे Ml6 लिख दिया हमने, और इसके ऊपर हमने चार्ज ऐसे लिख दिया +3 लिख दिया, अपने मन से, हम मतलब अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं, सपोज इस तरीके से कोई लिगेंड्स है। अब होता क्या है कि मेटल के पास हमेशा क्या होना चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल, और ये लिगेंड्स जुड़ते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो जरा देखिए ध्यान से, जब ये लिगेंड्स जुड़ेगा तो लिगेंड्स के पास होना चाहिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लिगेंड्स अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, मेटल को। तो कितने लिगेंड्स लगे हैं 6, और 6 का लगने का पैटर्न आपने वीडियो में सीखा होगा, और क्या सीखा आपने कि वो लगेंगे ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में। कैसे, ऑक्टाहेड्रल, और ये स्फेरिकली एक तरीके से लगे होंगे सब, अभी देखिए यहाँ पर। तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये लिगेंड्स के लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग दे रहे हैं किसको, मेटल को, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे आपने कितने बना लिए, देखिए 6 बना लिए,
अब इस 6 में क्या कंसेप्ट है भाई, ये आप देखो तो ये एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, और इस स्क्वायर प्लेनर से एक आप समझिए एक हमारा ऐसे सरफेस पे अगर ये स्क्वायर बना हुआ है तो एक जो लीगेंड है वो कहाँ लगा है, ऊपर, और दूसरा लीगेंड कहाँ लगा हुआ है, नीचे। अब ये जितने भी लीगेंड्स प्लेन पे लगे हुए हैं, स्क्वायर प्लेन पे, ये सभी लीगेंड्स इस लीगेंड से अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो कराएं तो ये एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ कराएं तो एक पिरामिड और बन जाएगा, तो इसको हम बोल दिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बोलो समझ आ गया ना, तो क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब इस पे चार्ज कितना था, +3, तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पूरा ऐसे हम करके और यहां पर क्या चार्ज लिख दें, +3। तो आपने देखा कि इस मेटल ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो लिगेंड्स के पास जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था तभी तो उसने डोनेट किया, तो लिगेंड्स के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम लिगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्लियर है ना। और जो मेटल इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब आप डोनेट कर रहे हो बॉन्ड के थ्रू तो वो कहाँ रहेंगे, मेटल के पास रहेंगे। तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और लोन पेयर के पास कम से लिगेंड्स के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। आ रही बात समझ में। अब ऐसे देखिए कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 6। तो ये जो नंबर ऑफ डोनर एटम जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ साफ साफ लिगेंड्स बोल रहे हैं, ये डोनर एटम कुछ भी हो सकता है ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो सकता है ये बाईडेंटेड लिगेंड्स हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डोनर एटम आपके पास 6 दिख रहे हैं एक तरीके से। लिगेंड्स को अगर हम डोनर एटम की तरह देखें तो कितने डोनर एटम है, 6। इसी डोनर एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से, क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है कि कितने डोनर एटम उस सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है, क्लियर हो गया। और सेंट्रल मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। इसलिए हमने कंसेप्ट पढ़ा है क्लास 11 पे, क्या पढ़ा है, लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने क्लास 11 में, कि अगर कोई मेटल या कोई भी स्पीसीज अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो हम उसे कहते हैं क्या, लुईस एसिड। और अगर किसी भी स्पीसीज में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसी को दिया है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम लोग उसे बोलते थे क्या, लुईस बेस, क्लियर हो गया। तो ये यहां पर हमारा कंसेप्ट आ गया, और इसमें हमने सभी टर्म को समझ लिया है। क्या क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब जाते हैं तो सेंट्रल मेटल, फिर लिगेंड्स, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर हो गया बच्चे। चलो बहुत अच्छी बात है, जरा इसी को हटाते हैं और फिर यहीं पर आपको दूसरी बात समझाते हैं बेटा। अब देखिए जरा, दूसरा कंसेप्ट यह है कि अगर हम यहां पर ये सारी चीजें देख रहे हैं, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हुई थी वो अल्फ्रेड बर्नर ने बनाया था। किसने, अल्फ्रेड बर्नर। इसलिए उनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, अल्फ्रेड बर्नर को, ठीक है। तो अब देखो जरा, इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ कोई भी एग्जाम्पल लिया, हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं बेटा दोबारा से कि आपको कोई गलती ना हो। यहाँ CONH3 होल 6 और हमने यहाँ लिखा है Cl3। कह रहे सर हमेशा तो आप इधर लिखते थे, इस बार आपने इधर लिख दिया। भाई टेंशन नहीं लेना है, हमने कहा स्फीयर के बाहर जो कुछ होगा वो क्या होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइज करिए, देखिए आप खुद आयोनाइज करिए और देखिए, वीडियो रोकिए और आयोनाइज करिए और फिर आप देखिए। लेकिन लाइव चल रहा, रोकोगे कहाँ से, तो ठीक है खुद आयोनाइज करो, हम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अब यहाँ पर देखिए CONH3 और ये होल 6, और अब इसका 3 कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर। लेकिन अब हमेशा कैटायन पहले लिखा होता है, तो इस बार इस स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +3। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसके नीचे 1 है ना, जो नहीं है वो दिख तो रहा है 1 है ना। तो अब जब इसे आयोनाइज करोगे तो ये Cl- और कितना Cl है, 3, तो ये बाद में हमने उसको बैलेंस कर दिया। तो देखिए +3 चार्ज यहाँ,
और 3 इंटू -1 यहाँ, तो कितना हो गया -3 + 3, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। तो अब यहाँ पर आप इस तरीके से पहले आयोनाइज करना सीख गए। किसी को भी आयोनाइज करना हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको आना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन आपको आयोनाइज करना हो कि कितने आयन बन रहे हैं, तो अगर यहाँ लिख दिया गया CONH3 5 Cl और Cl2, और दूसरा कंपाउंड लिख गया CONH3 4 और Cl2 और बाहर लिखा Cl। अब आपको अगर पता करना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, तो जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ अगर आप देखो तो देखिए इसकी वजह से यहाँ +2 चार्ज आएगा, तो ये +2 चार्ज, और यहाँ 1 है तो इसकी वजह से Cl पे माइनस आएगा। लेकिन Cl कितने हैं, 2, और ये कितना आएगा, 1, तो टोटल आयन यहाँ कितना मिल जाएगा, 3। नहीं समझ पाए, फिर से देखो, CONH3 5 है ना, और ये टूट गया तो इस पे चार्ज कितना आया, +2, और ये आयनाइज होगा कैसे, 2Cl-। तो एक आयन ये कॉम्प्लेक्स वाला और 2 आयन कौन से, ये वाले क्लोराइड वाले, तो टोटल आयन इसमें कितना मिला, 3। इसको जरा आयोनाइज करो तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये क्या हो गया, CONH3 का होल 4, Cl2 अंदर है, जो कुछ स्फीयर के अंदर होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ आया इसकी वजह से +1, और फिर यहाँ Cl-, तो एक ही था तो एक ही आयन रहेगा। तो टोटल आयन कितना मिला, 2। अगर कंपेयर करना होता है कि सर जी किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो भाई जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इन दोनों कंपाउंड को आप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल दीजिए, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालिए, तो आप बताइए कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों आप समझिए, जितना आपको ये आयन मिलेगा बाहर वाला, भाई आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर इसे डाला तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का मतलब हो गया कि ये है AgNO3, और AgNO3 आयोनाइज होगा किसमें, Ag+ में और NO3- में। अब बच्चे ये एक्सेस में रहेगा क्योंकि ये हमने मीडियम एक तरीके से ले लिया, तो अगर ये एक्सेस में है तो अब आपको क्या करना होगा, ये Ag+ इस सिल्वर से कंबाइन कर जाएगा, इस क्लोराइड से कंबाइन कर जाएगा Ag+, तो कितने हो जाएंगे, 2 AgCl बन जाएंगे। यहाँ से कितना बन जाएगा, इस वाले से 2 AgCl, क्योंकि आपके पास क्लोराइड कितना था, 2। यहाँ से कितना AgCl बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन कितना है, 1। तो इस तरीके से कहीं पर कुछ आयोनाइज करना हो, कहीं डालना हो किसी सॉल्यूशन में, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझ के चलिए, ठीक है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। अब देखिए वर्नर थ्योरी आया। वर्नर थ्योरी यही तो है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कोई बातें बताई। तो अब वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर इन्होंने 2 बातें की, और इन 2 बातों में क्या खास बात बताई, इन्होंने कहा कि सर जी कुछ बात है जो प्राइमरी वैलेंसी जैसी है, प्राइमरी वैलेंसी, और कुछ बातें हैं जो जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अभी तक ये उन बातों की बात नहीं कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ये इतना बता रहे थे कि ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, कोई 2 टर्म है। बाद में उसी चीज़ को इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए जरा ऐसे क्या होता है कि हमने कोई कंपाउंड दिया गया COCl3.6NH3, इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये आपको कॉम्प्लेक्स की तरह तो लग नहीं रहा, लेकिन यहां हम इसे आयोनाइज कर सकते हैं, और अगर आयोनाइज करें तो ये क्या बना लेगा, CO+3, मतलब आपको जो मेटल पे चार्ज मिला वो मिल गया CO+3, कोबाल्ट पर +3 आयन। तो तुरंत यहां पर हम लोग क्या देखा कि मेटल के पास बैकेंट ऑर्बिटल बहुत सारे हैं, और ये है Cl-, और वो आपके पास अमोनिया है, और अमोनिया को अगर ध्यान से देखें तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये इतनी चीजें यहाँ पर हैं। अब जिसने प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करी है
किसने डिसाइड किया? क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से डिसाइड हुई? क्लोराइड की वजह से। क्लोराइड आपके यहाँ 3 थे, इसलिए कोबाल्ट पे +3 आया, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया। इसी को प्राइमरी वैलेंसी कह रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इस कंपाउंड की कितनी है भाई? 3 है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि जब यहाँ 3 है तो हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं। अब अमोनिया के पास क्या है भाई? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और हमने कहा था कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो लीगेंड्स हो और लीगेंड्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो अब क्या हुआ कि कोबाल्ट जब +3 स्टेट में होता है, ऐसे केस में जिसने प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड किया है उसको आप स्फीयर के अंदर बाद में लाना, पहले उनको ले आओ जो वैलेंसी डिसाइड नहीं कर रहे हैं प्राइमरी। ठीक है, जब भी कोबाल्ट +3 स्टेट में होगा तो वो 6 लीगेंड से जुड़ेगा, मतलब डोनर एटम उसके साथ 6 जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? यहां पर ये अमोनिया इसके साथ जुड़ते जाएंगे, अमोनिया ऐसे इसके साथ जुड़ता गया भाई। अभी हमने बताया था कैसे ये जुड़ते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे और जुड़ेंगे। और क्या है ये सब तो अब जान गए हो, तुम बड़े हो चुके, सब बातें सीख गए हो भाई, क्या ऐसी नई बात है, सब देख रहे हो लगातार, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये आ गया NH3। इस तरीके से डोनर एटम कितने लग गए? 6 लग गए, और सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही दिया है। और अब इसके ऊपर चार्ज हुआ क्या? +3, क्योंकि कोबाल्ट पे क्या चार्ज है? +3 है। तो जब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है तो अब ये जो आपको Cl दिख रहा है, ये Cl कितने हैं? 3 है। तो यही Cl माइनस कहाँ आ जाएंगे? बाहर। तो उनका कुछ इस तरीके से 3 क्लोराइड आयन यहां पर आ गया। तो जब 3 क्लोराइड आया तो फाइनली इसको अगर हम देखें तो ये स्फीयर बना दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? अब इसको आप लिख सकते हैं CO सेंट्रल मेटल हो गया, और NH3, और कितना NH3 जुड़ा भाई? 6 जुड़ गया। तो अब ये जो 6 जुड़ा और Cl कितने बाहर जुड़े? 3 जुड़ गए। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे इस फॉर्म में लिखा तो आपका वो कंसेप्ट यहां पर आ गया। क्या कंसेप्ट था? स्फीयर के अंदर लिखा हुआ मेटल हो गया, और ये क्या हो गया? लीगेंड हो गया। और बताइए ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और ये यहां पर क्या हो गया? आयोनाइजेशन स्फीयर वाला आयन हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो आयन है उसे क्या बोलते हैं? काउंटर आयन, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा भाई? ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी आपको क्या बताती है कि नंबर ऑफ डोनर एटम जो लीगेंड्स हैं वो कितने अटैच हुए हैं, किससे? सेंट्रल मेटल से, है ना। तो सेंट्रल मेटल के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 6 अमोनिया। तो इस तरीके से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। और प्राइमरी वैलेंसी मेटल की क्या डिसाइड करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये हमने यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा दी, कितना आया? +3। तो ये इसको यहाँ से देख के कर लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? वर्नर थ्योरी। और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा लगा? चलो, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने कंपाउंड बना लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ लीगेंड। लीगेंड्स भाई ऐसा है, लीगेंड्स की जब बात करें तो लीगेंड्स मोनोडेंटेट हो सकता है, और लीगेंड्स बाइडेंटेट भी हो सकता है। और अगर लीगेंड्स की बात अभी और कर लें तो लीगेंड्स जो है एक और स्पेशल टाइप का बात करें जरा, एम्बीडेंटेट। और एम्बीडेंटेट के बाद अगर हम बात करें तो चीलेट लीगेंट भी होता है। अब ये जो दोनों आप देख रहे हैं, एम्बीडेंटेट और चीलेट लीगेंट, जरा बहुत ध्यान से इस पे आप फोकस रखिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये है 1, ये है 2, और हम इसको 3, 4 में नहीं ले रहे हैं। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, 3 में दूसरा लेके चल रहे हैं यहाँ से, और 3 में हमारे पास आ गया पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब आप इतने समझदार हैं कि सब बातें समझ गए। देखो जरा कैसे लिखा हुआ है मोनोडेंटेट लिगेंड्स,
पहली बात, लिगेंड्स ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कम से कम एक डोनर एटम हो, तो जैसे हम अमोनिया ले सकते हैं, हम यहाँ पर H2O ले सकते हैं, ये सब भाई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो ऐसा ना लगे कि सर जी दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दे, क्योंकि डोनर एटम तो ऑक्सीजन ही है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, एक। आ रही बात समझ में? हो सकता है ये Cl माइनस हो जाए, आ रही बात समझ में? तो ऐसे ये मोनोडेंटेट हो सकते हैं जहां डोनर एटम एक हो। अब अगर बाइडेंटेट की बात करें, तो बाइडेंटेट में हमारे पास ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है इथेन 1,2 डाईअमीन। देखो जरा कैसे, ये है NH2 और यहां पर ये CH2 और ये NH2। अब ये जो इथेन 1,2 डाईअमीन देख रहे हो, इसको आप देखोगे कि ऐसे शॉर्टकट में लिखा होता है EN। क्या लिखा होता है? EN। अब इस EN को अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर कहीं कंपाउंड लिखा है और EN लिखा है 2, EN कितना लिखा है? 2। इसका मतलब कि इथेन 1,2 डाईअमीन, 1,2 क्यों बोल रहे हैं बेटा? देखो देखो यही सारी बातें हैं, तुम समझदार हो गए हो। ये देखो 1 और ये 2, तो 2 के लिए क्या यूज होता है? इथेन। 1 पर एमीन है और 2 पर एमीन ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाईअमीन। अब यहां क्या हुआ कि यहां जब आपने EN2 लिखा, एक EN के पास डोनर एटम कितने होते हैं भाई? 2। देखिए ये एक आपका EN ग्रुप है अगर, तो इसके पास कितने डोनर एटम हैं? 2 हैं। तो जब 2 EN ग्रुप है तो डोनर एटम कितने हुए? 4। तो एक्चुअल में जब EN2 लिखा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उस समय? उसका 4 होगा, है ना। ऐसे ही अगर आप देखें तो ऑक्जिलेटो आयन होता है, ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं। यहां पर ये जो साइड वाले दोनों ऑक्सीजन हैं, ये दोनों कैसे हैं भाई? डोनर हो गए। तो यहां पर वो ऐसे लिखा होता है OX, तो OX के नीचे भी अगर मान लीजिए 3 लिखा है, OX लिखा हो मेटल के साथ, मेटल ऐसे ही है यार, ये लो मेटल लिख दिया, कह रहे हैं पूरी बात लिखिए, तो मेटल यहाँ है और ये +3 लिखा है। अब मेटल में OX3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्जिलेट आयन है, और ऑक्जिलेट आयन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस समय मेटल के कितने हो गए? एक ऑक्जिलेट आयन के पास डोनर एटम 2 हैं, तो 3 ऑक्जिलेट आयन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। समझ गए ना? समझ गए? तो ये हो गया मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपने पूरा देखा हुआ है, वीडियो अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब जैसे डाई के बाद हम पहुंचते हैं तो ट्राईअमीन, टेट्राअमीन, और फिर ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, और फिर ऐसे हेक्साडेंटेट। तो आप पॉलीडेंटेट जब हमने लिखा तो इसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आ गए। मतलब आप समझ गए कि डोनर एटम अगर 5 है तो पेंटाडेंटेट होगा, डोनर एटम अगर 6 है तो वो हेक्साडेंटेट होगा, है ना। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए EDTA -3, वीडियो में अच्छे से आपने देखा है इसको, EDTA -3, तो इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट है, इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट है, तो ये पेंटाडेंटेट है एग्जाम्पल। और अगर लिखा हो EDTA -4, तो ये लिखा होगा इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। कैसे बनता है ये इथाइलिन डाईअमीन लिखा हुआ है, इन हाइड्रोजन को हटाते जाइए, एसीटेट ग्रुप लगाते जाइए। तो अगर यहां 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 एसीटेट लगाया, एसीटेट क्या होता है? एसीटेट है CH3CO-, ये एसीटेट आयन है। तो 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 एसीटेट यहां लगाया, 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 एसीटेट यहां लगाया, तो ऐसे 4- आ गए। तो नेम क्या हो गया? इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। अगर एक हाइड्रोजन आपने बचा रहने दिया तो वो क्या हो गया? इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। तो डोनर एटम एसीटेट जब 4 आ गए तो 4 डोनर एटम तो वही हो गए, और 2 नाइट्रोजन पहले से था, तो वो क्या हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा एम्बीडेंटेट क्या होता है। एम्बीडेंटेट होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स को ही हम लोग बोलते हैं यहां पर एम्बीडेंटेट, लेकिन सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स एम्बीडेंटेट
नहीं हो सकते। तो पहले ये तो समझ ले एम्बिडेंटेट क्या है। एम्बिडेंटेट क्या होता है कि इसके पास डोनर एटम 2 होता है। जैसे अगर हम बात करें Cn-, तो जब कभी कार्बन डोनेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला डोनर हो गया एटम। हो सकता है कि नाइट्रोजन ने डोनेट किया हो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो डोनर एटम उस समय नाइट्रोजन हो जाएगा। तो एक बार कार्बन जुड़ा और दूसरी बार हो सकता है मेटल से नाइट्रोजन जुड़ जाए। ऐसे केस में बच्चे डोनर साइट 2 हो गया, एक कार्बन डोनर साइट है और दूसरा नाइट्रोजन। लेकिन जब ये जुड़ रहा होगा तो जिस समय ये जुड़ रहा होगा उस समय एक ही एटम जुड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास डोनर एटम 2 हैं लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है, तो क्या बोलते हैं उनको? एम्बिडेंटेट लिगेंड। ऐसे ये हो गया। ऐसे हमारे पास नाइट्राइट आ जाता है, तो NO2- और फिर जब लिंकेज होता है ऑक्सीजन से तो इसको वो NO- बोल रहे हैं। तो नाइट्रोजन जुड़ सकता है और ऑक्सीजन जुड़ सकता है, तो ये यहाँ नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन जुड़ जाए अगर, तो ये आपके पास आ गया। अब जब इसके लिए लिखते हैं तो आप नेमिंग लिखते हैं, नाइट्राइटो N लिखते हैं, इसके लिए O नाइट्राइट लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने देखा ये आपका साइनाइड है, कार्बन लिंकेज, और अगर नाइट्रोजन जुड़ता है तो इस तरीके से एम्बिडेंटेट हो गया। अब चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे अगर यहाँ डोनर की बात कर रहे हैं, चिलेट में क्या होता है कि कम से कम लिगेंड्स बाइडेंटेट हो, और चिलेट लिगेंड्स एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो हम उसे बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन जो भी हो वो एटलीस्ट आपकी 4 से 5 मेंबर की होनी चाहिए। जब वो 5 मेंबर की रिंग होगी तो ही स्टेबल होगी, उससे ज्यादा मेंबर की रिंग बन रही है तो वो और स्टेबल है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है क्या? चिलेशन। तो यहां अगर कोई मेटल होता और इस जगह ये डोनेट कर रहा है यहां, तो क्या है देखिए रिंग 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 5 मेंबर यहां दिख रहे हैं रिंग में, तो ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स या इससे ऊपर वाले चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ऐसे लिगेंड्स को जो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड्स। क्लियर हो गया? तो ये सब था लिगेंड्स के बारे में। अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया CONH3, अमोनिया है आपके पास ये 3, और फिर हमने यहाँ पर NO2 लिख दिया, तो ये NO2 क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स है, और इस एम्बिडेंटेट लिगेंड्स में देखिए NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लिगेंड्स आप देख रहे हो, अब अमोनिया की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। इसकी वजह से 1 की वजह से -1 होता है, तो 3 की वजह से भाई -3 होगा। इसकी वजह से कोबाल्ट पे +3 होगा। अब कोबाल्ट +3 स्टेट में है और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेटिस्फाई है, कितने हैं? 6 हैं, तो बाहर कोई एटम नहीं लगा हुआ है। ऐसे केस में ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। अब अगर स्फीयर के ऊपर जैसे आपने लिखा FeCN6 और यहां पर चार्ज लग गया +3, तो ये कैसा हो गया? अब ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब एक्चुअली यहां हम लोग लगाएंगे माइनस। ठीक है, 1 मिनट, तो ये आपके पास आया माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर कहीं स्फीयर के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो वो कैटायनिक है, और माइनस लगा हुआ है तो एनायनिक है। अब जैसे यहाँ अगर हम देखें एक और लिख रहे हैं, और हम लिख रहे हैं NH3 और यहाँ पर हमने लिखा +3, तो अगर ऐसा कहीं आपका आयोनाइजेशन करना हमें सिखाया तो +3 अगर स्फीयर पे आ रहा है, कोई भी प्लस चार्ज स्फीयर पे आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक। तो ये आ गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स एनायनिक भी
हो सकता है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, आप बड़ा इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की, तो हमेशा आपसे सेंट्रल एटम का कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, और यहाँ इस एटम को अंडरलाइन कर दिया और आपसे बोला गया कि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, तो बड़ा आसान है। जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ आपने सीखा है। तो यहाँ पोटेशियम है, अब पोटेशियम कितना है 3 है, और एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1। अब जिसका निकालना है उसे x मान लिया। अब यह लिखा हुआ है साइनाइड एनाइनिक लिगेंड्स होता है, तो उस पर चार्ज होता है -1, तो 6 × -1 = 0। तो ये आपका आया +3, ये हुआ +6, और यहाँ आया -6 = 0। तो x = क्या हो गया +6 -3, तो आपको क्या मिला +3। आ रही बात समझ में? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का कितना आ गया यहाँ पर +3। ठीक है, अगर यहाँ हमने लिख दिया Fe और ये हमने लिखा CO5, तो ये लिखा हुआ है देखिए FeCO5। अब यहाँ देखिए आप किसका निकालना है, आयरन का निकालना है, इसको x मान लिया, तो बाहर कुछ लिखा नहीं है तो यही x, और ये आपका देखिए CO जो है ये कार्बन, ये जो आपका CO दिख रहा है ये मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या है 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 और मॉलिक्यूल का भी 0 है, तो आपको x = क्या मिल गया 0। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ 0 है। क्लियर हो गया। अब जैसे दूसरे कंपाउंड की बात करें, और यहाँ हम अगर यहाँ यही ले लें कि COH2O होल 6 और इस पर लिखा है +3, तो अब आपको अगर CO का निकालना है तो ये हो गया x, और आपने वाटर लिया तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 = +3, तो अब ये हो गया x = +3, क्योंकि ये ओवरऑल 0 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले में इस पे क्या चार्ज आया +3। तो जो भी आपका स्फीयर पे चार्ज होगा उसके इक्वल, या अगर वो न्यूट्रल है तो =0, अगर वो कैटायन है तो कैटायन, और अगर वहाँ पर एनायन होता तो एनायन का चार्ज कर लेंगे आसानी से ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आ गया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए आप करना सीख जाएंगे। जब भी आप लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, पहले आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि कैटायनिक हो, और हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो सकता है। अब आप जब भी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग की कंडीशन क्या है कि लिखते समय हमेशा याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब आप कर लेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हो जाए तो अब आपको लिखना कैसे है। अल्फ़ाबेटिकल तो चलो ये तो ABCD सबको आ रही है, लेकिन लिखेंगे कैसे ये याद रखें। सबसे पहले हम सेकंड बात करें अगर यहाँ पर, तो आपको कैटायन पहले लिखना होगा, और कैटायन के बाद एनायन लिखना होगा। ये नेमिंग जनरल होगी पहले, कि पहले कैटायन लिखोगे, कैटायन के बाद एनायन लिखोगे। तीसरी बात, कैटायन एनायन हो गया ना। अब स्फीयर की बात करें, स्फीयर की बात करें, आप जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने ये लिया हुआ है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये N, और यहाँ पर हमने प्लस और माइनस कर दिया। प्लस माइनस मतलब हो सकता है कि वो कैटायनिक हो और हो सकता है वो एनायनिक हो, तो जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको, अब यहाँ जैसे है तो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब इधर रहा होगा तो कैटायन रहा होगा, इधर कुछ रहा होगा तो वो एनायन रहा होगा। ठीक है, इस केस में कैटायन एनायन सबसे पहले लिखेंगे। अब जब स्फीयर में आते हो तो स्फीयर में हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर में पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। स्फीयर में फर्स्ट नंबर, स्फीयर के अंदर, कौन से स्फीयर के अंदर,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो लिगेंड्स की नेमिंग बेटा सबसे पहले स्टेप पे करेंगे, उसमें ये स्टेप खत्म हो गया, कैटायन और एनायन। अब हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहां आप पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड्स को। लिगेंड्स के बाद आप लिखेंगे मेटल को, और इस मेटल को हम सर्किल कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। और मेटल के बाद आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे वो आप लिखेंगे रोमन डिजिट में। किसमें, रोमन डिजिट में, है ना, जैसे फर्स्ट सेकेंड ये वाला, और उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया करेंगे जब भी लिख रहे होंगे तो, ठीक। तो ये आ गया, तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, और ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो आगे कुछ नहीं लिखना है। अगर वो कॉम्प्लेक्स सिर्फ एनायन के नेमिंग करने की दी गई है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की, तो आप आगे एनायन जोड़ देंगे यहां पर लिखने के बाद। और सिर्फ कैटायन की दी गई है तो आगे वहां पर कैटायन लिख देंगे। अब समझिएगा, ये लिखने के बाद इस मेटल को हमने क्यों सर्किल किया है, इस मेटल को जरा ध्यान से देखो। अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, कैसा हो, कॉम्प्लेक्स जो स्फीयर है वो स्फीयर कैसा हो, एनायनिक हो। एनायनिक केस में जो भी मेटल होगा उसको सिंपल मेटल नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे मेटलेट। क्या लिखेंगे, मेटलेट। जैसे अगर सिल्वर है, सिल्वर का एनायनिक स्फीयर है और वो एनायनिक है, तो सिल्वर जहां से डराइव होता है वो नाम लिखते हैं। तो कहां से, ये अर्जेंटम से डराइव हुआ तो इसके लिए अर्जेंटेट लिखेंगे। आप अगर आयरन की बात करें तो ये कहां से डराइव हुआ है, फेरम टर्म से, तो इसके लिए फेरेट यूज करेंगे। यहीं पर देखिए, अगर ये उसका कॉम्प्लेक्स ऐसे ही है, कैटायनिक है, तो इसके लिए भाई सिल्वर ही लिखेंगे, वही नेम लिख देंगे सिंपल। और जहां पर ये आप देख रहे हो तो ये हो गया आयरन। देखिए कितना डिफरेंस है। तो ऐसे आपने पूरा कंपाउंड्स में पढ़ रखा अच्छे से, वहां आप इन टेबल को लर्न करिए अच्छे से कि भाई एनायनिक में मेटलेट, तो सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, आयरन के फेरेट। ऐसे क्रोमियम होता सिंपल नेम, कहें चलो ये भी बात तो कर लें, जैसे क्रोमियम बोलते हैं तो ये इंग्लिश नेम से ही डेराइव है, तो इसके लिए हम लोग तब भी यूज करेंगे तो क्रोमेट यूज करेंगे। ऐसा थोड़ी कि इसका लैटिन नेम नहीं है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। इसके क्या हो गया, क्रोमेट हो गया। जैसे जिंक है तो क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे, जिंकेट लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप समझिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। कैटायन को पहले लिखना है, फिर एनायन को लिखना है, कैटायन फॉलोड बाय एनायन। सेकेंड थिंग, स्फीयर की बात करें, हो सकता है स्फीयर कैटायनिक हो या एनायनिक हो, तो स्फीयर के अंदर क्या करोगे, लिगेंड्स, और लिगेंड्स के बाद मेटल, और मेटल में अगर वो एनायनिक वाला पार्ट है स्फीयर तो मेटलेट, और अगर सिंपल है तो क्या बोलेंगे, सिंपल मेटल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ सिंपल मेटल आ जाए। इसके बाद आपको लिखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आपको लिखना होगा रोमन डिजिट में वही ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है तो वहां पर अगर एनायन कैटायन का पूछा गया है तो वो आगे टर्म आप वही यूज कर लेंगे। एक बार पूरा रिवाइज करिए, देखिए क्या है, देखिए आ गया नहीं आ गया, ध्यान से देखिए जरा समझिए। देखिए बच्चों आ गया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिना इसके आपका क्वेश्चन नहीं बनना है। हाँ मतलब ये आना ही आना है, मिनिमम 3 मार्क्स या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तो आएगा आएगा, मतलब 3 तो नहीं कह सकते लेकिन 2 आना आना है, तो इसे छोड़ना नहीं है। चलो देखते हैं अब। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें कंसेप्ट सिखाया अब इसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अब देखिए आपके पास लिखा है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, यहां से ए और ऐड कर लो, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, और ये लिखा है हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट, और ये लिखा हुआ है ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, अब आप देखिए ये लिखा है पोटेशियम और ये लिखा है ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, तो पहले स्फीयर को लिखिए। अब आपको समझ आना चाहिए कि यहां से लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है,
ट्राई ऑक्जिलेटो, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट है टर्म, तो एल्यूमिनियम, और ट्राई ऑक्जिलेटो है तो हमने क्या लिखा, OX3, क्लियर है ना। तो AlOX3, अब अगर आप सही से लिखें, कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो OX ना लिख के हम चलो सीधे उसका फार्मूला ही लिख देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसका, C2O4 और कितना है भाई, 3 है, आ गया। अब इसके बाद देखिए ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, अब थर्ड लिखना नहीं है, वो तो नेमिंग करते समय लिखते हैं, तो अब ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब क्या इसके बाद कुछ लिखा है, जी नहीं, आपका कहाँ लिखा है, पहले लिखा है, और पहले क्या लिखा है, पोटेशियम, तो हमने यहां लिख दिया पोटेशियम। अब आपको खुद सोचना है कि क्या यहां पोटेशियम लिखने से एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे, ऑक्जिलेट है, एक ऑक्जिलेट पे -2 चार्ज होता है, क्योंकि 2 अभी हमने सिखाया था। ऑक्जिलेट क्या होता है, ये तो यहां 2 है तो डोनर एटम 2 है, मतलब 2 माइनस यहां पर दिख भी रहा है, तो ऐसे कितने हुए, 3, तो ये क्या हो गया, -6। जब इस पे -6 हुआ तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन लाना है आपको, और एल्यूमिनियम का कितना लिखा है, +3, तो -6 में पॉजिटिव का कितना ऐड कर दें जिससे अब ये -3 बचे, क्योंकि जब वो -3 वाला बचेगा तो वहां एल्यूमिनियम पे उतना +3 आ जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पोटेशियम का 3 एटम ले लें तो अब ये 3 पॉजिटिव और ये -6 और एल्यूमिनियम का +3, तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से 3 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव और ऑक्जिलेट की वजह से -6, तो ये -6 +3 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कंपाउंड हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, मजा आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। चलो सेकंड वाला देखें, तुम भी थोड़ा करो। लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा आयरन और लिखा है सल्फेट। अब भाई साहब इधर ये देखिए सिंपल लिखा हुआ है सल्फेट, ये जो एनायन कैटायन स्फीयर के बाहर होते हैं ये सिंपल लिखे होते हैं, तो ये सल्फेट लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने फिर से स्फीयर वाली बात पहले करनी है। लिखा है हेक्सा एक्वा, एक्वा के लिए किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए, और किसका है ये, आयरन का है, तो FeH2O और कितना है भाई, 6 है, कर लिया हेक्सा एक्वा। अब आपको क्या कह रहे हैं, सल्फेट। अब हमें देखना होगा कि सेकंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए वाटर की वजह से 0, क्योंकि 6 है, लेकिन ये तो न्यूट्रल है तो ये हो गया 0। सल्फेट की वजह से कितना होगा, एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो इस पे -2, इसका 0 है वाटर का, तो आयरन पे कितना आ जाएगा, +2, तो +2 -2 होके क्या हो गया, 0, और यहीं पर आयरन का कितना पूछा गया था, 2। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया इसका। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। फिर से हम स्फीयर को पहले लिख रहे हैं, और आपसे यहां लिखा है मेटल, मेटल को पहले लिखे, क्या लिखा है, क्रोमियम Cr, और फिर आपसे कह रहे हैं ट्राई अमाइन, तो अमाइन टर्म यूज होता है अमोनिया लिगेंड के लिए, तो ये 3 हो गया। फिर ट्राई एक्वा, एक्वा किसके लिए, वाटर के लिए, कितना वाटर है, ट्राई है, तो आपने ये लिख लिया। अब फिर मेटल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये आ गया। फिर लिखा हुआ है क्लोराइड, तो ये भाई देखिए ऐसा है कि वाटर भी 0, ये भी 0, तो जब ये 0 है और हमें क्रोमियम पे चाहिए 3, तो क्रोमियम पे 3 कैसे आएगा, जब आपको यहाँ Cl का 3 एटम मिल जाए, तो इसकी वजह से -3 चार्ज होगा और क्रोमियम पे +3 है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। आ गया ना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ड्रॉ करने का आ जाता है तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या गलती होता है, यही, या तो एनायन लगाना या फिर कैटायन लगाना, लेकिन गलत ना करना। आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनल लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल एटम का जरूर चेक कर लेना कि जो यहाँ दिया गया है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि आईपीएससी नेमिंग करिए। अब आईपीएससी नेमिंग हम ही को करना है, तो करना है तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर लो। अब यहाँ पर देखिए OH -4 है, तो यहाँ -4 इसकी वजह से ये +2 हुआ, एक पोटेशियम का +1, तो 2 पोटेशियम है तो +2, तो यहाँ जिंक पे कितना आएगा भाई, +2।
जब जिंक पे +2 आएगा तो +2 +2 +4 और ये -4, ठीक है। अब जरा देखो पोटेशियम लिखा है, ये सिंपल जो बाहर होते हैं उनके लिए डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, तो इसका नेम क्या हो गया, पोटेशियम। पहले हमने कैटायन लिख लिया क्योंकि ये पोटेशियम, ये स्फीयर इधर आया तो ये कैटायन हो गया, और ये एनायनिक स्फीयर है। अब एनायनिक स्फीयर जब है तो आपके पास क्या है, ZnOH का होल 4। तो आप क्या लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं लिगेंड्स को। तो लिगेंड्स क्या है, 4 लिगेंड्स हैं और OH है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइडो यूज करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, मेटल का नेम, मेटल जिंक है, और जिंक है ये, इसको आयोनाइज करोगे तो ये पोटेशियम पर प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस आएगा, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब जिंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जिंकेट लिखना है, क्या, जिंकेट, ठीक है। तो जिंकेट, और कितना चार्ज आया है उस पर, सेकेंड आया है, हो गया नेम। क्या इसमें कठिन लग रहा है यार, कर लोगे ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए फिर से इसको आयोनाइज करो, तो यहाँ Cl-1 है, ये Cl कितना है, -1 है, तो इसी में मिक्स हो गया, लो फिर से लिख रहे हैं, तो ये Cl-1 है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये लिखा है कार्बोनेट, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट पे होता है -2, तो -1 -2 -3 हो गया। अमोनिया पे होता है 0, मॉलिक्यूल है, तो ये -3 है, तो यहाँ कोबाल्ट पे कितना हो जाए भाई, +3 हो जाए, तो ओवरऑल 0 बना रहेगा। चलो ठीक है, अब ये आ गया। अब हम स्फीयर के अंदर वाली बात पहले लिखना शुरू करें, तो ये लिखा हुआ है पेंटा अमाइन, और इसके लिए NH3 के लिए अमाइन यूज करते हैं, और कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो, तो ये यहाँ पर आ गया आपका पेंटा अमाइन। और अब हम लोग क्या करेंगे, पेंटा अमाइन की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अमाइन में डबल M लेके चलना है बेटा। पेंटा अमाइन 5 है ना, अमाइन कितना है, 5 है, और कार्बोनेट एक ही है, तो पेंटा अमाइन और कार्बोनेट नहीं, एक टर्म के लिए एटो यूज हो जाता है लिगेंड्स में। लिगेंड्स का नेम बहुत जरूरी है याद होना, कार्बोनेटो। अब क्या लिखेंगे, कैटाइनिक है, देखिए ये Cl- एनायन बाहर है, तो ये चार्ज क्या हो गया, कैटाइनिक हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं लिख रहे हैं, कोबाल्ट। और स्टेट क्या आया है, 3rd। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना डिसाइड किया हमने, 3 डिसाइड किया। अब बाद में इधर क्या बचा, क्लोराइड, तो हमने नेम क्या आ गया, इधर क्या लिख दिया, क्लोराइड। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से इसका आ गया। चलो नेक्स्ट वाले का देखो जरा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 2 तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ आप देखें तो इसकी वजह से क्या आएगा, प्लेटिनम पे -4 आएगा, ये देखिए इस पे Cl कितना है, 4 है, तो माइनस यहाँ पर -4, तो इस पे कितना हो गया, प्लेटिनम पे +4। यहाँ देखो तो अमोनिया है, और अमोनिया यहाँ 0, इसकी वजह से -2। अब आप ध्यान दीजिए जरा, इसमें हमें थोड़ा अपनी तरफ से सोचना होता है। क्या, जब भी प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे तो इसका मतलब प्लेटिनम पे चार्ज होगा भाई +2, क्या होगा, +2, तो यहाँ पर आएगा क्या, +2 आएगा, क्योंकि ये तो कंपाउंड है तो आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस वजह यहाँ 6 है, 4 और यहाँ 2 6 है, तो 6 के लिए प्लेटिनम पे होना चाहिए +4, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जहाँ माइनस ज्यादा आ रहा है, देखो Cl- है, तो ये हो गया आपका एनायनिक और ये हो गया आपका कैटायनिक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ आपके पास कितना है, 4 है, तो टेट्रा अमाइन, और क्लोरीन कितना है, 2, तो नाम हो गया डाई क्लोराइडो, ठीक है ना। और अब यहां लिखा है प्लेटिनम, और ये पहला वाला स्फीयर आपका कैटायनिक होगा, तो प्लेटिनम लिख देंगे यहां सीधे सीधे प्लेटिनम। और इसने कितने लिगेंड से जुड़ा है, 4 और 2 6, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटिनम 4। जब भी वो 6 लिगेंड से जुड़ा होगा तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। आपको दिख यहां 4 रहा है, लेकिन ये ओवरऑल एक ही कंपाउंड है, तो 4 यहां कंसीडर करेंगे और 2 यहां कंसीडर करेंगे। तो ये पार्ट आपका कैटायनिक खत्म हो गया। अब इस पे आओ, तो इस पे फिर से हम पहले, ये भी स्फीयर है, तो जब ये भी स्फीयर है तो पहले लिगेंड्स लिखिए। क्या लिखा है, टेट्रा क्लोराइडो,
और इस बार ये एनायनिक है ना, तो प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखो जगह नहीं तो इधर लिख रहे हैं ना, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। और कितना आएगा 4 वाले के केस में? सेकंड। मजा आया? यही वो वाला क्वेश्चन है जिसको 90% बच्चे छोड़ के भाग आते हैं कि कौन इतना टेंशन ले 1 मार्क्स का, और जब रिजल्ट आता है तो बाद में पता चलता है कि 1 मार्क्स आया होता तो परसेंटेज में हमें तो गिफ्ट मिलने वाला था। तो आपको छोड़ना नहीं, यही खास बात है। ठीक है, चलो आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि यहां पर आपको समझना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सिमिलर हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो और मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। तो इसमें हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल और एक होता है हमारा स्टीरियो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल हमारा इस बार के सिलेबस में इसी पे फोकस किया गया है, ये वाला हटा दिया गया है। ठीक है, तो स्टीरियो पे जाना नहीं है, और स्टीरियो में आपको बहुत पढ़ना है तो ज्योमेट्रिकल पे थोड़ा सा देख सकते हैं, और बाकी आपको नहीं टेंशन लेना है। अब स्ट्रक्चरल में अगर आते हैं तो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद आपको लिंकेज, हाइड्रेटेड और फिर कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से आपको 4 पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक देखते हैं। अब स्टीरियो में 2 होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल बिल्कुल नहीं आ रहा है और ज्योमेट्रिकल से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर आ गया हमारे पास आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में जरा ध्यान से समझिए, हमने यहां एक टर्म यूज किया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन बोल रहे हैं तो आयोनाइजेशन स्फीयर पे जो आयन है वो अलग होना चाहिए। जो आयोनाइजेशन स्फीयर पे आयन है वो क्या हो? अलग हो। तो यहां जरा 2 हमारे पास ये कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। अब इधर अगर देखो तो सल्फेट है और इधर अगर देखो तो Br है। हमेशा क्या गलती होती है, हम आयन तो चेक कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिमिलर होना चाहिए। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें एमसीक्यू में दे देते हैं जहां पर आपको आयन बाहर अलग देंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम नहीं दिखेगा। तो हमें फार्मूला भी चेक करना होता है। देखिए यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ अमोनिया 5 है, यहाँ भी अमोनिया 5 है, यहाँ Br है, यहाँ भी Br है, यहाँ एक सल्फेट है, यहाँ भी एक सल्फेट है। इसका मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, लेकिन बाहर स्फीयर में क्या है? सल्फेट, और यहाँ बाहर स्फीयर में क्या है? AgBr। आ रही बात समझ में? तो ये कंफर्म हो गया कि इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपस में आयन यहाँ पर अलग हो रहा है और इसलिए क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म आपको सॉल्वेंट की वजह से देखने को मिलता है, एक तरीके से सॉल्वेटेड बोले तो। अब यहाँ हमने वाटर को ऐसे मीडियम मान, वाटर अगर आपका है, आप हाइड्रेटेड ही समझो, यही ज्यादा पूछा जाता है, तो वाटर की वजह से आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या? हाइड्रेटेड। और ये वाटर अंदर और बाहर बार बार चेंज होता रहेगा। जरा देखें, यहाँ H2O कितना है? 5, और एक H2O यहाँ 6, यहाँ H2O 4 है और यहाँ H2O भी 4 है, सॉरी 4 और 2 6, 2 H2O है ना। यहाँ Cl देखिए 2 यहाँ और एक यहाँ 3, यहाँ भी Cl देखिए, एक अंदर 2 बाहर 3, यहाँ क्रोमियम और यहाँ क्रोमियम। भाई साहब क्या हो गया? यहाँ पर नंबर आपका एटम जो है वो सेम हो गया। तो क्या देखोगे अब आपको देखना है कि बाहर वाटर का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो बाहर कितना वाटर है? यहाँ 1, और यहाँ कितना वाटर है? 2। या अंदर से कंपेयर करिए, यहाँ वाटर 5 है, यहाँ वाटर 4 है, तो वाटर का नंबर चेंज हो रहा है। तो इस क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आइसोमर्स। क्लियर हो गया ना? चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अब जैसे बात आए लिंकेज, तो लिंकेज का मतलब जुड़ने वाला है एटम, और अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट है तो लिंकेज आइसोमर होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट है तो लिंकेज होगा। फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन कंपाउंड में क्या प्रेजेंट हो? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब देखिए ये क्या है? NH3 5 NO2, यहाँ ONO, तो यही तो है लिंकेज, NO2 और ONO। यहाँ Cl2, यहाँ भी Cl2। तो इस तरीके से यहाँ पर लिंकेज एटम नाइट्रोजन है, यहाँ लिंकेज एटम ऑक्सीजन है, तो इसकी वजह से लिंकेज एटम डिफरेंट हो गया। ठीक है, डोनर साइड चेंज हो गया। तो लिंकेज आइसोमर किसकी वजह से? एम्बिडेंटेड की वजह से।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो और लिंकेज वहां पर आ जाएगा। ये देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या समझना है कि दोनों कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट वाला। कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट। अब चेक करो, CO है CN6 है, Cr है NH3 6 है, यहाँ भी चेक करो Cr है CN6 है, CN वहाँ भी 6 है, यहाँ भी है, Cr भी है Cr भी है, CO है वहाँ भी है, NH3 6 है वहाँ भी NH3 6 है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल में फार्मूला सेम है। चेंज क्या है, चेंज है यहां कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, कितने हैं 6 हैं, और यहां क्रोमियम के साथ साइनाइड है। तो अब यहां सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज कर दिया, सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज कर दिया, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यहां पहले कोबाल्ट था साइनाइड के साथ, अब कोबाल्ट किसके साथ है, अमोनिया के साथ है। तो ये आपको जो मिल रहा है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गया बच्चे, बहुत अच्छी। चलिए ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, आपने सब पहले से पढ़ रखा है। ज्योमेट्रिकल के कंसेप्ट में आप ध्यान रखिएगा, एटम का जो अरेंजमेंट है इसमें कम से कम 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए, 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो अगर स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो मेटल लिखा हो और उसके साथ अगर सभी जो डोनर एटम है वो सेम हो, डोनर एटम क्या हो, सेम हो, तो ऑल 4 डोनर एटम अगर सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड्स हो और उसमें भी दोनों एटम सेम हो तो ये भी देखिए बाइडेंटेट है, 2 लिखा है मतलब 2 डोनर एटम यहां, तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर ऐसा लिखा है तो भी वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो कौन शो कर सकता है भाई, अब हो जाए ऐसा हो जाए Ma2B2 हो जाए, लिगेंड्स अलग अलग मिल जाए तो ये शो करेगा। ऐसा हो जाए कि MAB अलग अलग हो और इस तरीके से हो तो डोनर एटम अंदर अलग अलग हैं तो ही शो करेगा। यहाँ ग्लाइसिनेटो हो सकता है, आपने वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, कोई अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CN अगर 6 है तो कौन नहीं शो करेगा, बस यही याद कर लो, काम बन गया। Ma6 नहीं शो करेगा, ठीक है। Ma5B भी नहीं शो करेगा। तो अब शो कौन करेगा, शो करेंगे, अलग कर देते हैं यहां से, Ma2B4 कर दें, ये भी शो करेगा, और यहां से Ma3B3 कर दें, ये भी शो करेगा। ऐसे मतलब आपका लिगेंड्स चेंज होता जाए तो ये क्या करेंगे, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो और कोई कंडीशन नहीं है, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके एटम जो लिगेंड्स एटम हैं वो क्या होने चाहिए, डोनर एटम अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग का पार्ट आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ा रखा है। आपको इस केस में क्या करना होता है, इस केस में आपको डिसाइड करना होता है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स पे, ठीक है। तो लिगेंड्स की वजह से आपने देखा है कि कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये लिगेंड्स की वजह से ही पेयरिंग और अनपेयरिंग की बात होती है। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, आपको देखना है कि वो आउटर ऑर्बिटल है या वो इनर ऑर्बिटल है ना, आउटर है या इनर ऑर्बिटल है। दूसरी बात आपको वहां ध्यान देना है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको ज्योमेट्री पे ध्यान देना है कि ज्योमेट्री उसकी क्या है। तो ज्योमेट्री पे भी आपको फोकस रखना है, ये आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये चीजें आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखेंगे कि वहां आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और फिर आप उसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो स्ट्रक्चर आप वहां पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका यूज आप कहां करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप यूज करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने में।
और मैग्नेटिक बिहेवियर जब आप चेक करेंगे तो मैग्नेटिक में अगर n का नंबर 0 हो, n का नंबर 0 है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और अगर n का नंबर 0 नहीं आता है, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिलते हैं तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक में बच्चे ये आ जाएगा कलर्ड कंपाउंड, कैसा, कलर्ड। और कभी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कलर्ड कंपाउंड क्यों आता है तो आप बताएंगे डी ट्रांजिशन उसका आंसर, आपने वीडियो में अच्छे से पढ़ा इसको। अब डायामैग्नेटिक के लिए जब हम बोलते हैं तो डायामैग्नेटिक के लिए ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्या होगा, कलरलेस। तो कलरलेस आ जाएगा डायामैग्नेटिक के केस में। और फिर जब यहाँ n मिल जाता है तो हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी बच्चों इसको सिखाया है कि कैसे ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ फार्मूला आ जाता है n इंटू n+2, वहाँ से हम लोगों ने अच्छे से उस वीडियो में भी सीखा और रिकॉर्डेड वीडियो में तो खैर है ही है सब। तो आप लगातार काम कर रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपको स्प्लिटिंग का कंसेप्ट आना चाहिए, कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, वो ऑर्बिटल डायग्राम आपने देखा है अच्छे से वीडियो में, तो वो आप वहां से करिए, अच्छे से रिवाइज करिए उसको। और अब मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर की बात हमने पीछे ही डिस्कस कर दी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और ये यहां हमारे पास आ गया फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपके लिए अभी आपको करना है, करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली हमने रखा है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप आंसर यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आपको यहाँ आईपीएससी नेमिंग करनी है, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना। अब बच्चों आपको जैसा हम हमेशा बताते हैं कि जो भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो हो, उस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको करना क्या है, आप उसको देखिए और अपना खुद का नोट्स बनाइए और साथ साथ शॉर्टकट कितना जल्दी से आप चीज़ों को समराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई जरूर करिए। बोर्ड एग्जाम बच्चे कुछ होते हैं थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी फोकस करिए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते थ्योरी पर फोकस करिए। देखिए आप बिल्कुल अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।